हेलो एवरीवन, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं इकोनॉमीज एंड दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स की ये कंप्लीट सीरीज है जहां पे हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि लॉन्ग रन में अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें सारे फैक्टर्स को मूव करना होगा, यानी हम लॉ के अकॉर्डिंग भी सारे फैक्टर्स को मूव कर सकते हैं। यस, अगर आपको आगे जैसे होते हैं ना कि अगर 200 क्वांटिटी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया तो उसमें आपका कॉस्ट पर प्रोडक्शन से 20 रुपीज है। यहीं पे अगर आपने 300 क्वांटिटी किया तो आपका कॉस्ट पर प्रोडक्शन फॉल कर जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसे आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। या आपने अगर 50 यूनिट प्रोडक्ट बनाया तो सेम ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी की वजह से आपके कॉस्ट पर प्रोडक्ट पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे रीजन है, अगर हम लॉन्ग रन यानी लार्जर क्वांटिटी जैसे होता है वैसे लॉन्ग रन में अगर कोई कंसर्न प्रोडक्शन करने जा रही है तो वो अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल कर सकती है। अब हमारे सामने आप दो डायग्राम देख रहे हैं, एक जिराफ बना है और एक किड है। इसके पीछे रीजन है जिन आपको तुरंत कनेक्ट करूंगी आफ्टर डिस्कशन क्विकली, ताकि जो कॉन्सेप्ट आज इस सेशन में आप समझेंगे वो इस इमेज के थ्रू आपके माइंड में परमानेंटली सेटल हो जाएगी। कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिलेगा और उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि लार्ज जो लॉन्ग रन पीरियड है हमारा, उस केस में अगर किसी भी बिजनेस कंसर्न को, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को अपनी स्केल को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, मैक्सिमम लेवल पे लाना है, कॉस्ट पर प्रोडक्शन को कम करना है, तो वो सारे फैक्टर को मूव करती है। और जब आपका आउटपुट बढ़ता है विद लिमिटेड इनपुट, आपका आउटपुट ज्यादा है, से आपने इनपुट डाला 100% और आपको आउटपुट उसी इनपुट में मिल गया 200%। यस, इट्स पॉसिबल। आपने हाई टेक्नोलॉजी की मशीनरी यूज की है, आपने हाईली स्किल्ड वर्कर्स एम्प्लॉयड की है, तो आपने एक्स नंबर ऑफ द एम्प्लॉय से आपने 4 एम्प्लॉय रखे और हाईली स्किल्ड रखे, और आपने 15 एम्प्लॉय रखे, सब ऐसे ही हैं। 15 मिनट ये ब्रेक, 10 मिनट वो ब्रेक, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पे सारे फैक्टर्स को वेरी कर सकते हैं। तो व्हाट इज द एक्चुअली कॉल अबाउट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल? ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है कि अगर आपने जितना इनपुट लिया है उससे ज्यादा आपका आउटपुट यानी स्केल इंक्रीज हो जाता है। इफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज अ लॉन्ग रन increases up to an optimum level, we can see there is an inverse relationship between the per unit fixed cost, because your fixed cost is fixed cost, but when there is a longer duration, the cost per unit will be reduced. And the quantity produced, the greater the production, the lower fixed cost per unit. For example, if you have a factory which is rupees 1 lakh per month, your factory cost, okay, and you are producing say 1 lakh output, then your fixed cost per unit will be 1 rupees. What if your output increases to 2 lakh? It will reaches to zero point 0.5 per unit. Your cost per unit will be reduced, okay, in the long run. And as a result, synergies and operational efficiency, a reduction in the variable cost. तो आपने क्या ये ऑब्जर्व किया कि मानिए आपने एक फैक्ट्री ली है जिसकी आप रेंटिंग पे करते हैं 1 लाख रुपए, और आपने 1 लाख यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस की, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? 1 रुपया। यहीं पे आपने 2 लाख आउटपुट कर लिया तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 0.5, है ना। तो लॉन्ग रन में हमने ये देखा कि जैसे जैसे जो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है लॉन्ग रन में, वो आपका रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? ये कॉस्ट एडवांटेज सिचुएशन होती है जहां पे आउटपुट इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये जनरली हमें इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। क्यों ये होता है? डिवीजन ऑफ लेबर, अच्छे तरीके से लेबर का डिवीजन हो रहा हो, अच्छी मैनेजमेंट हो, ठीक है। कंपनी एक अच्छी मशीनरी, एक्सपेंसिव मशीनरी अफोर्ड करके रिलायबल इक्विपमेंट उन्होंने इंस्टॉल किया हो, ठीक है। वेस्ट रिडक्शन पे फोकस कर रहे हो, कॉस्ट को लोअर करने पे उनका फोकस हो, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मटेरियल लिए हो, तो इनपुट एंड आउटपुट के रिलेशनशिप में इनपुट अगर इंक्रीज हुआ 100% एंड आउटपुट इंक्रीज हुआ 200%, that means a favorable situation, that means a economies of scale, ठीक है। सो आई बिलीव आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है एक ब्रीफ आइडिया लग गया, है ना। क्या अफोर्डेबल गुड्स मिल सकते हैं, अपडेटेड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन में क्या होगा इससे बेनिफिट? ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट पर यूनिट कम मिलेगी, अच्छा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरेट कर सकता है और ग्रो कर सकता है, ठीक है। और इम्प्रूव्ड होगी उनकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स की, अट्रैक्ट करेंगे वो न्यू न्यू इन्वेस्टमेंट्स को, न्यू इन्वेस्टर्स को भी,
ठीक है, तो ये हमारा एक आइडिया बिहाइंड था इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल में भी हमारे दो तरीके के स्केल्स हैं। पहला इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दूसरा एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है, जब ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है अपनी खुद की वजह से, यानी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दी कंपनी, ठीक है। और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी जब कंपनी को फायदा हो रहा है या वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच रही है, ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल लेवल पे जब पहुंच रही है, तो वो उसे एक्सटर्नल फैक्टर से हो रहा है। लाइक कंपनी ने एक्सपैंड किया है अपनी इंडस्ट्री को, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया ना। और इंटरनल फैक्टर यानी बहुत अच्छी स्किल्ड लेबर लगा दी, ठीक है, और सॉफ्टवेयर आईटी स्किल्ड अप्लाई कर ली, डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, है ना। और क्या किया, अच्छे अच्छे मटेरियल्स यूज किए, है ना, ताकि कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो जाए। और यहीं पे अगर हम एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स की बात करें तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपना एक्सपेंशन किया एक्सटर्नल लेवल पे, ठीक है। तो ये आइडिया था हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक बार क्विकली डायग्राम के थ्रू कनेक्ट कराती हूँ कि लॉन्ग रन में क्या सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग रन में क्या है, शॉर्ट रन में जितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो तो ज्यादा हो जाएगा, वेरिएबल में जितना आप लगाते हैं उतना होगा, क्लियर। तो एक स्मॉल फर्म है, वो छोटे ड्यूरेशन में काम करे भाई, वो लॉन्ग रन तक नहीं कर सकती। तो उस केस में क्या है, उसकी क्वांटिटी क्यू है और कॉस्ट पर यूनिट जो एवरेज कॉस्ट है वो सी है। लेकिन लॉन्ग रन में एक बड़ी फर्म है, एक लार्ज फर्म है, उसके पास टाइम है, वो इनपुट इंक्रीज कर सकती है, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकती है, लेबर को भी बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कर सकती है और कैपिटल भी बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। एंड अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे, आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से एवरेज जो कॉस्ट निकल के आता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो क्यू से Q1, ठीक है। कोई भी चीज रटिएगा नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, कोई क्वेरी है तो उसे क्लियर करेंगे। तो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया द आइडिया बिहाइंड द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी एक ऑप्टिमम लेवल। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने पिज्जा आया, स्टार्टिंग में आपने खाया, बिल्कुल मजे थे, ये पूरा पिज्जा तो मैं ही खत्म करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो आप जब ऑप्टिमम लेवल पे आ गए, उसके बाद आप धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं। ये जस्ट आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए एग्जाम्पल है, इट डजंट रूल ओवर है, ठीक है। तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या हुआ कि कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे आ चुकी है। उसके बाद वो जितना भी इनपुट इंक्रीज करे उससे कॉस्ट पर यूनिट पे हमें डिक्लाइन नजर आएगा, मतलब कि कॉस्ट पर यूनिट सॉरी इंक्रीज होगा, ठीक है। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा, ठीक है। तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमें क्या देखने को मिला कि जो कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है, जो स्केल है वो कॉस्ट पर यूनिट है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो इंक्रीज होता जाएगा जितनी क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। यानी फर्म अब अपना अगर आउटपुट बढ़ाना चाहती है, ठीक है, तो उसको जो कॉस्ट पर यूनिट है वो बढ़ता जा रहा है उससे, और इसीलिए उसकी यूनिट कॉस्ट पर आउटपुट भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। यानी ये सिचुएशन क्यों देखने को मिलती है, जनरली फर्म जो है प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रही, मैनेजमेंट नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स प्राइसेस कांस्टेंट है, ठीक है, ओवरलैपिंग हो रहा है फंक्शंस को, प्रोडक्शन लाइन में प्रॉपर जो है डेलीगेशंस नहीं है, डुप्लीकेशंस हैं, जो प्रोडक्शन लाइंस है, प्रोडक्ट लाइंस हैं आपकी, ठीक है। तो ये कुछ हाथ रीजन है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के। क्विकली रीड करते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिफर occur when the cost per unit increases, cost per unit increases with the increase of quantity produced. Disadvantage if scale of operation increases beyond a certain level. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्रीकल्चर लैंड है, एक एरिया है, स्क्वायर है, उसमें 2 लेबर काम कर रही है और उसमें 200 लेबर काम कर रही है। अब आप इसको डिवाइड करिए कि कौन सी सिचुएशन आपके हिसाब से इकोनॉमीज ऑफ स्केल है और कौन सी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो आई बिलीव इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आपको ये क्लियर हो चुका हो कि क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल है और क्या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। डायग्राम के थ्रू एक बार क्विकली देखते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जहां पे हमने देखा कि पहले तो हमारी क्वांटिटी Q1 थी, लेकिन जैसे ही जो है कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हुआ, तो लॉन्ग रन में हमने देखा हमारा जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज हो रहा है। एक लेवल के बाद वो ऑप्टिमम रिजल्ट, हमें ऑप्टिमम आउटपुट नहीं दे रहा है। अगर कोई क्वेरी है तो उसे डिस्कस करेंगे, उसे क्लियर करेंगे। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज जो है हमारी चल रही है, जहाँ पे कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। अब मैं कनेक्ट कराऊंगी जिराफ क्यों है।
जिराफ को यहाँ पे कनेक्ट कराया गया था जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, यानी जितना इनपुट है उससे ज्यादा आउटपुट, और किट का जो है वो आपका जो है आप देख किट भी अपोजिट है, यानी अपोजिट रिलेशनशिप, एक निगेटिव इम्पैक्ट डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो कंटेंट ये आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। सून हम ये सारे कंटेंट को आपको पीडीएफ में शेयर कर देंगे और लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप इसका फ्यूचर रेफरेंस में रिवीजन कर सकें। तो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।